दोस्तों वंश मेडिकल क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम चेस्ट एपीवी की स्टडी कंप्लीट करेंगे। तो चेस्ट एपीवी किस प्रकार से करते हैं, क्यों करते हैं, सभी के बारे में अपन बात करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखना हो, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं चेस्ट एपी व्यू। तो यहाँ पर एपी की फुल फॉर्म होती है दोस्तों एंटीरियर पोस्टीरियर व्यू। ठीक है, चेस्ट का एक्सरे कर रहे हैं तो इसको अपन क्या बोलते हैं, चेस्ट एपी व्यू या चेस्ट एंटीरियर पोस्टीरियर व्यू बोला जाता है। अब इसमें एपी का मतलब क्या होता है, क्योंकि दोस्तों एपी का मतलब होता है सामने की ओर, पोस्टीरियर मतलब होता है पीछे की ओर। तो इसमें जो रेडिएशन होती है ना वो एंटीरियर पार्ट से तो इंटर होगी और पोस्टीरियर पार्ट से बाहर निकलेगी, इसलिए इसको अपन क्या बोलते हैं, एपी बोला जाता है। ठीक है, अपन चेस्ट के अंदर एक्सरे कर रहे हैं तो इसको अपन क्या बोलेंगे, चेस्ट एंटीरियर पोस्टीरियर व्यू या फिर चेस्ट एपी व्यू बोला जाता है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले इंट्रोडक्शन के बारे में बताना है। जो चेस्ट एपी व्यू है वो एक्सरे मोस्टली अपन ट्रॉमा केसेस में यूज़ में लिया जाता है। अब ट्रॉमा क्या होता है दोस्तों, जो भी एक्सीडेंटल केसेस आते हैं ना उसमें आपको क्या करना है, चेस्ट एपी व्यू किया जाता है। क्योंकि जो भी इमरजेंसी डिपार्टमेंट होता है उसके अंदर दोस्तों जो सबसे ज़्यादा जो चेस्ट का एक्सरे करते हैं ना वो चेस्ट एपी व्यू होता है, क्योंकि वहाँ पर जो भी पेशेंट आते हैं ना बहुत ज़्यादा सीरियस होते हैं। ठीक है, एक्सीडेंटल पेशेंट आते हैं इमरजेंसी के अंदर, तो ये आपको ध्यान में रखना है कंपटीशन एग्जाम के हिसाब से। ठीक है, तो सबसे पहले आपको लिखना है इसमें चेस्ट एपी व्यू एक्सरे मोस्टली यूज इन ट्रोमा केसेस। ठीक है, सेकेंड है इफ़ द पेशेंट हैव डिफ़िकल्ट टू सिट, नॉट एबल टू स्टैंड या पेशेंट ऑन द वेंटिलेटर या आईसीयू, वेरी सीरियस पेशेंट, पीडियाट्रिक पेशेंट गेट द चेस्ट एपी व्यू। मतलब दोस्तों अपन कब ये जो चेस्ट एपी व्यू है अपन जब भी करते हैं जब पेशेंट बैठने में परेशानी हो पेशेंट को, ठीक है, पेशेंट खड़ा होने में असमर्थ हो, या पेशेंट वेंटिलेटर या आईसीयू में भर्ती हो, ठीक है, या फिर बहुत ज़्यादा सीरियस पेशेंट हो। पीडियाट्रिक का मतलब होता है जो बच्चे होते हैं छोटे, उनका अपन चेस्ट एपी व्यू ही करवाते हैं, क्योंकि दोस्तों खड़े नहीं हो सकते हैं इसलिए। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में आपको लिखना है जो चेस्ट एपी व्यू है वो ट्रॉमा केसेज में यूज़ में लिया जाता है। ठीक है, दूसरा है जब पेशेंट बैठने में परेशानी हो पेशेंट को, खड़ा होने में परेशानी हो या खड़ा होने में असमर्थ हो पेशेंट, ठीक है, आईसीयू में एडमिट हो पेशेंट, बहुत ज़्यादा सीरियस पेशेंट हो या फिर पीडियाट्रिक पेशेंट हो, बच्चा हो, उसका अपन क्या करवाते हैं, चेस्ट एपी व्यू करवाते हैं। ठीक है, ये आपको इंट्रोडक्शन में लिखना है। इसके बाद में आ जाती है एनाटॉमी ऑफ चेस्ट। दोस्तों एनाटॉमी के बारे में मैंने पिछली वीडियो में आपको बता दिया था, अभी तक आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप उस वीडियो को देख सकते हो, उसका लिंक है वो आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी इस वीडियो में मैं आपको चेस्ट की एनाटॉमी के बारे में बता देता हूँ। ठीक है, द थोरेसिक केज इज़ आल्सो कॉल्ड द चेस्ट कैविटी। जो थोरेसिक केज होता है ना उसको अपन क्या बोलते हैं दोस्तों, चेस्ट कैविटी बोला जाता है। जो थोरेसिक केज है ना वो एंटीरियर में तो बना होता है आपके स्टर्नम से, पोस्टीरियर में बना होता है 12 थोरेसिक वर्टिब्रा से, लेटरली में बना होता है 12 पेयर रिब्स से। ठीक है, द थोरेसिक केज कंटेन्स द हार्ट, लंग्स, द ग्रेट वेसल्स, द इसोफेगस एंड ट्रेकिया। जो आपका थोरेसिक केज है ना उसके अंदर हार्ट, लंग्स, ग्रेट वेसल्स एंड इसोफेगस एंड ट्रेकिया शामिल होती है। ठीक है, द जो रिब्स होती है वो आल्सो प्रोटेक्ट द हार्ट एंड लंग्स। जो भी आपकी रिब्स है वह हार्ट और लंग्स को प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, द डायफ्राम इज लोकेटेड इन्फीरियर टू द थोरेसिक कैविटी। जो डायफ्राम होते हैं वो थोरेसिक कैविटी के इन्फीरियर का मतलब होता है नीचे, थोरेसिक कैविटी के नीचे प्रेजेंट होते हैं। द लंग्स आर कनेक्ट टू द ट्रेकिया। जो आपके लंग्स होते हैं वो ट्रेकिया से कनेक्ट रहते हैं या फिर जुड़े हुए रहते हैं। ठीक है, द लंग्स इज 2, मतलब मानव के अंदर 2 लंग्स पाए जाते हैं, राइट लंग्स एंड लेफ्ट लंग्स। ठीक है, जो राइट लंग्स होता है ना उसके अंदर 3 लोब्स पाई जाती है, अपर लोब्स, मिडल लोब्स एंड लोअर लोब्स। जो लेफ्ट लंग्स होता है ना उसमें 2 लोब्स पाई जाती है, अपर लोब्स एंड लोअर लोब्स, इसमें मिडल लोब्स नहीं पाई जाती है। ठीक है, इतने फिर आपको एनाटॉमी बताना है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन बता दिया, उसके बाद में आपको एनाटॉमी ऑफ चेस्ट बता दी, उसके बाद में आपको इंडिकेशन के बारे में बताना है। इंडिकेशन में क्या बताना है दोस्तों, इसमें जो मोस्ट कॉमन इंडिकेशन है ना चेस्ट एपी का वो है सस्पेक्टेड रिब्स फ्रैक्चर। पसलियाँ टूट गई है किसी पेशेंट की, उसमें वो देखी नहीं है आपको, तो आपको चेस्ट एपी व्यू करवाना होगा। ठीक है, चेस्ट एपी एक्सरे आपको करवाना होता है। दूसरा है चेस्ट इन्फेक्शन, चेस्ट में कोई इन्फेक्शन हो गया है, बोनी थोरेसिक कैविटी। ठीक है, थोरेसिक कैविटी जो बोन्स है उनको देखना है आपको।
ट्यूमर्स देखनी है, मतलब जो लंग्स कैंसर है वो आपको देखना है, तो आपको चेस्ट एपी व्यू करवाते हैं। ठीक है, एक बार मैं वापस से बोल रहा हूँ। सबसे पहले सस्पेक्टेड रिब्स फ्रैक्चर, ठीक है, सेकंड है आपका चेस्ट इन्फेक्शन, थर्ड है आपका बोनी थोरेसिक कैविटी, फोर्थ है आपका ट्यूमर, ठीक है, या लंग्स कैंसर। इसके बाद में दोस्तों आपकी आ जाती है पेशेंट प्रिपरेशन। पेशेंट प्रिपरेशन क्या होती है दोस्तों? चेस्ट एक्सरे करने से पहले पेशेंट की कुछ प्रिपरेशन आपको करनी होती है, उनके बारे में आपको यहाँ पर बताना होता है। ठीक है, तो इसमें अपन कौन सी प्रिपरेशन करते हैं? सबसे पहले रिमूव ऑल मेटेलिक ऑब्जेक्ट फ्रॉम चेस्ट एरिया, मतलब पेशेंट की जो चेस्ट एरिया है उसके आसपास से सभी प्रकार के जो भी मेटेलिक ऑब्जेक्ट है ना उसको आपको रिमूव करवाना है। क्यों करवाते हैं दोस्तों? क्योंकि जो मेटेलिक ऑब्जेक्ट है ना वो इमेज में हार्ट इफेक्ट क्रिएट करते हैं, इसलिए अपन क्या करवाते हैं, जो भी मेटेलिक ऑब्जेक्ट होते हैं, जो भी चेन वगैरह है चेस्ट एरिया के आसपास, उन सभी को आपको रिमूव करवा देना है। ठीक है, सेकंड है रिमूव क्लॉथ एंड प्रोवाइड हॉस्पिटल गाउन टू पेशेंट, जो पेशेंट के कपड़े हैं उसको आपको रिमूव करवाना है एंड पेशेंट को आपको हॉस्पिटल गाउन प्रोवाइड करवाना है। हॉस्पिटल गाउन क्या होता है दोस्तों? एक प्रकार की ड्रेस आती है, वह आपको पेशेंट को प्रोवाइड करवानी, वो पहनानी है। ठीक है, उसके बाद में एक्सप्लेन वूल प्रोसीजर टू द पेशेंट। पेशेंट को आपको क्या करना है दोस्तों? जो भी प्रोसीजर है अपना उसके बारे में आपको समझाना है, एक्सप्लेन करना है। ठीक है, चेक द प्रेगनेंसी स्टेटस इन फीमेल्स, जो फीमेल्स है उसके अंदर आपको प्रेगनेंसी स्टेटस चेक करना होता है। ऐसा क्यों करते हैं दोस्तों? क्योंकि दोस्तों जो फीटस होता है, ठीक है, जो महिलाओं के पेट के अंदर जो भी गर्भ होता है उसको अपने बोलते हैं फीटस। ठीक है, वो क्या होता है दोस्तों? रेडिएशन के प्रति बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है। यदि उसको रेडिएशन लग गई ना तो फिर उसके अंदर कोई भी अबनॉर्मलिटीज़ हो सकती है। ठीक है, इसलिए जो भी प्रेग्नेंट महिलाएं आए या कोई भी महिलाएं है उनमें आपको क्या करना है दोस्तों? प्रेगनेंसी स्टेटस है वो चेक करनी है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट है आपका टीच ए पेशेंट हाउ टू फुल इनहेल एंड होल्ड ए सेकंड फुल इंस्पायरेशन। पेशेंट को आपको क्या करना है दोस्तों? बताना है कि आपको श्वास अंदर कैसे लेना है, इंस्पायरेशन कैसे करना है। दोस्तों दो टर्म है अपनी, एक होती है इंस्पायरेशन मतलब श्वास अंदर लेना, उसको अपन क्या बोलते हैं? इंस्पायरेशन। एक होता है एस्पायरेशन, श्वास बाहर निकालना। तो जितने भी चेस्ट के एक्सरे होते हैं उनमें अपन क्या करवाते हैं? पेशेंट को श्वास अंदर भरवाते हैं। ठीक है, ऐसा क्यों करते हैं दोस्तों? क्योंकि दोस्तों श्वास अंदर लेने से जो एयर है वह लंग्स फील्ड में रहेगी, तो जो लंग्स फील्ड है ना अपने को अच्छे से दिखाई देगा। दूसरा है कि श्वास अंदर भरवा के क्यों रुकवाते हैं? रुकवाने का कारण यही है दोस्तों, जब आप श्वास लेते हो तो जो चेस्ट है ना उसमें मूवमेंट होता है, ऊपर नीचे आपकी चेस्ट होती है, जिसके कारण जो इमेज होती है उसमें बरने मतलब जो इमेज है वह ब्लर हो सकती है, ख़राब हो सकती है, उसमें धुंधली आ सकती है आपकी इमेज। इसको रोकने के लिए अपन क्या करवाते हैं? पेशेंट को श्वास अंदर भरवा करके रुकवाते हैं। ठीक है, तो दोबारा से मैं आपको बता देता हूँ पेशेंट प्रिपरेशन के बारे में। तो चेस्ट एरिया के आसपास सभी प्रकार जो भी मेटेलिक ऑब्जेक्ट है उसको आपको रिमूव करवाना है, पेशेंट के कपड़े उसको रिमूव करवाना है और पेशेंट को आपको हॉस्पिटल गाउन प्रोवाइड करवाना है। उसके बाद में पेशेंट है उसको आपको कम्प्लीटली प्रोसीजर के बारे में एक्सप्लेन करना है। जो फीमेल्स है उसके अंदर आपको प्रेगनेंसी स्टेटस है वो चेक करनी है एंड पेशेंट को आपको फुल इंस्पायरेशन करवा करके जो ब्रीथ है वह होल्ड करवाना है, श्वास आपको उसकी रुकवानी है। ठीक है, उसके बाद में आ जाती है पेशेंट पोजीशन। तो दोस्तों यहाँ पर जो पेशेंट पोजीशन है ना वो अपन दो प्रकार से कर सकते हैं चेस्ट एपी व्यू। सबसे पहले फॉर पेशेंट एबल टू स्टैंड, जब पेशेंट मतलब खड़ा होने में समर्थ है, जब पेशेंट खड़ा हो सकता है तो उस कंडीशन में अपन चेस्ट एक्सरे वो इरेक्ट पोजीशन में करते हैं। और जब पेशेंट खड़ा होने में असमर्थ है तो उस कंडीशन में पेशेंट जो भी एक्सरे होता है चेस्ट का वो अपन सुपाइन पोजीशन में करते हैं। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं फॉर पेशेंट एबल टू स्टैंड। जब पेशेंट खड़ा होने में समर्थ हो उस कंडीशन में अपन किस प्रकार से करते हैं? तो पेशेंट को चेस्ट स्टैंड के सामने एपी पोजीशन में खड़ा करते हैं। सबसे पहले कि अपन क्या करेंगे, पेशेंट आएगा उसको चेस्ट स्टैंड के सामने एपी पोजीशन में खड़ा करना है और पेशेंट के दोनों हाथों को एल्बो से फ्लैश करके हिप पर रखवाते हैं। ठीक है, तब कैसेडिया जो अपर बॉर्डर होता है वो शोल्डर जॉइंट से 2 इंच ऊपर रहता है और कैसेडिया शेष भाग है वो नीचे रहता है। क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले जो पेशेंट को चेस्ट स्टैंड के सामने एपी पोजीशन में खड़ा करना है। उसके बाद में पेशेंट के दोनों हाथों को एल्बो से फ्लैश करके हिप पर रखवाना है। फिर कैसेडिया जो अपर बॉर्डर होता है ना, ठीक है, वह शोल्डर जॉइंट से 2 इंच ऊपर रहता है और कैसेडिया जो शेष भाग है वो नीचे रहता है।
अब दोस्तों जो कैसेट होता है उसके दो बॉर्डर होते हैं, जो ऊपर वाला जो बॉर्डर होता है ना उसको अपर बॉर्डर बोलते हैं, जो नीचे वाला बॉर्डर होता है ना उसको अपन लोअर बॉर्डर बोलते हैं। तो इसमें जो कैसेट का अपर बॉर्डर होता है ना वो शोल्डर जॉइंट से 2 इंच ऊपर रहता है। कैसेट पर दोस्तों आपको राइट या फिर लेफ्ट मार्कर लगाते हैं। ऐसा क्यों करते हैं दोस्तों? क्योंकि दोस्तों कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनका जो हार्ट है ना वह राइट साइड में प्रेजेंट होता है, जो कि एक प्रकार की डिजीज होती है। इसलिए आपको क्या करना है, जब भी आप चेस्ट का एक्सरे करो ना तो आप पर चेस्ट पर राइट या लेफ्ट मार्कर आपको लगाना होता है, ठीक है। इसके बाद में दोस्तों एक्सपोजर के दौरान पेशेंट को श्वास अंदर पर करके रोकने के लिए बोला जाता है। इंस्पायरेशन करवा करके फिर उसको रोकने के लिए बोला जाता है, ठीक है। ये तो कंडीशन आ गई आपकी जब पेशेंट खड़ा हो सकता है इरेक्ट पोजीशन के अंदर। मैं आपको बता देता हूँ डायग्राम के हिसाब से, ठीक है। ये देखो दोस्तों, ये पेशेंट है वो इरेक्ट पोजीशन में खड़ा है एपी पोजीशन के अंदर, ठीक है। पेशेंट के दोनों हाथ है वो हिप जॉइंट पर रखे हैं, ठीक है। जो कैसेट का अपर बॉर्डर है वह शोल्डर जॉइंट से 2 इंच ऊपर है, ठीक है। जो पीछे आप वाइट कलर का देख रहे हो ना वो चेस्ट स्टैंड है, ठीक है। कैसेट पर आपको राइट या लेफ्ट मार्कर लगाना है। ये देखो चेस्ट एपी व्यू इरेक्ट पोजीशन के अंदर, ठीक है। इस डायग्राम के हिसाब से आप आराम से समझ सकते हो। ये जो इमेज है वो चेस्ट एपी इरेक्ट पोजीशन की है, ठीक है। इसके बाद में अपन बात कर लेते हैं कंडीशन सेकंड के अंदर फॉर पेशेंट अनेबल टू स्टैंड। जब पेशेंट खड़ा होने में असमर्थ हो तो उस कंडीशन में अपन कैसे करते हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। सर्वप्रथम पेशेंट को एक्सरे टेबल की जो मिड लाइन होती है उस पर सुपाइन पोजीशन में लेटाए जाते हैं। सबसे पहले पेशेंट आएगा उसको आपको एक्सरे टेबल की जो मिड लाइन होती है उस पर सुपाइन पोजीशन में लेटाना होता है। सुपाइन पोजीशन क्या होती है? मतलब वह पोजीशन जिसके अंदर पेशेंट का जो फेस है ना ऊपर की ओर होता है, उस पोजीशन को अपन क्या बोलते हैं? सुपाइन पोजीशन बोला जाता है, ठीक है। इनके बारे में मैंने आपको अपनी जो फर्स्ट वीडियो थी उसके अंदर ही बता दिया था। अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उस वीडियो दे सकते हो। उसका लिंक है वह आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप उस वीडियो में आराम से दे सकते हो, ठीक है। इसके बाद में कैसेट को पेशेंट की जो चेस्ट के नीचे लगाया जाता है। इस दौरान कैसेट का जो अपर बॉर्डर है वह शोल्डर जॉइंट से 2 इंच से ऊपर रहता है तथा कैसेट का जो शेष भाग है वो नीचे रहता है, ठीक है। क्या करवाते हैं? सबसे पहले पेशेंट को सुपाइन पोजीशन में आपको एक्सरे टेबल जो मिड लाइन होती है उस पर आपको लेटाना है। उसके बाद में जो पेशेंट की चेस्ट है उसके नीचे आपको कैसेट को लगाना है, ठीक है। इसके बाद में कैसेट का जो अपर बॉर्डर है वो शोल्डर जॉइंट से 2 इंच ऊपर रहता है। कैसेट का शेष भाग है वो नीचे रहता है, ठीक है। इसके बाद पेशेंट के दोनों हाथों को चेस्ट एरिया से दूर करवाते हैं, ठीक है, ताकि कोई भी हार्ट इफेक्ट क्रिएट ना हो। और कैसेट पर राइट या लेफ्ट मार्कर आपको लगाना होता है। इस वजह दौरान पेशेंट को सांस भर करके रोकने के लिए बोला जाता है। ये पोजीशन है वो आपकी चेस्ट सुपाइन एपी सुपाइन की रहने वाली है। देखो दोस्तों, इस इमेज में आप आराम से दे सकते हो। सबसे पहले क्या है, पेशेंट को आपको सुपाइन पोजीशन में लेटाना है। उसके बाद में पेशेंट के जो चेस्ट है उसके नीचे आपको कैसेट लगानी है। कैसेट का जो अपर बॉर्डर है वह शोल्डर जॉइंट से 2 इंच ऊपर रहता है, ठीक है। पेशेंट दोनों हाथ है वह आपको चेस्ट एरिया से दूर करवाने हैं, ठीक है। कैसेट पर राइट या लेफ्ट मार्कर आपको लगाना होता है। जब आप एक्सपोज करो ना तो पेशेंट को आपको बोलना है कि आपको श्वास अंदर पर करके रोकना है, ठीक है। तो आप आराम से इस इमेज से दे सकते हो। ये इमेज है वो चेस्ट एपी सुपाइन पोजीशन की रहने वाली है और ये वाली जो इमेज है वो चेस्ट एपी इरेक्ट पोजीशन में रहने वाली है। तो 2 प्रकार से अपन चेस्ट एपी व्यू करवाते हैं, ठीक है, करवाते हैं या फिर करते हैं, ठीक है। इसके बाद में जाते हैं सेंटरिंग पॉइंट। तो जो एसी बीम का सेंटर है ना वो T7 वर्टी बराबर अपन देते हैं, ठीक है। कैसेट साइज के बारे में बात करें तो 14 × 17 इंच की यूज में लेते हैं, ठीक है। ओरिएंटेशन ऑफ कैसेट के बारे में बात करें तो जो कैसेट की ओरिएंटेशन होती है ना 2 प्रकार से होती है। एक तो होती है अपनी लैंडस्केप, दूसरी होती है पोर्ट्रेट। तो इसके अंदर अपन क्या करवाते हैं, जो कैसेट की ओरिएंटेशन होती है ना वो पोर्ट्रेट रहती है इसके अंदर। उसके बाद में आ जाती है एक्सपोजर फैक्टर। जो केवी है ना वो तो अपन यूज में लेते हैं 60 से 65, MS यूज में लेते हैं 16 से 20। दोस्तों जो एक्सपोजर फैक्टर होते हैं ना वो पेशेंट के थिकनेस पर डिपेंड करते हैं। यदि मोटा पेशेंट आ गया तो एक्सपोजर फैक्टर आपको बढ़ानी होंगी, पतला आ गया तो कम करने होंगे, ठीक है।
इसके बाद में अपन बात कर लेते हैं FFD। FFD होती है फिल्म फोकस डिस्टेंस। जब आप पेशेंट का चेस्ट एपी एक्सरे सुपाइन पोजीशन में कर रहे हो तो FFD 100 सेंटीमीटर रखनी है, और जो यदि आप इरेट पोजीशन में कर रहे हो चेस्ट एपी तो आपको 180 सेंटीमीटर 180 सेंटीमीटर आपको FFD रखनी है। ठीक है, चेस्ट एपी एक्सरे में अपन ग्रिड का यूज़ नहीं करते हैं तो आपको यहाँ पर नॉन नीड लिखनी है। ट्यूब एंगल यहाँ पर जो चेस्ट एपी एक्सरे होता है उसमें ट्यूब में एंगल नहीं देते हैं तो आपको नो नीड। ठीक है, मार्कर के बारे में लिखना है, राइट या लेफ्ट मार्कर इज प्लेस इन द कैसेट। कैसेट पर राइट या लेफ्ट मार्कर आपको लगाना होता है। ठीक है, इसके बाद में आप जो 14वां पॉइंट है वो आप यहाँ पर रेस्पिरेशन के बारे में लिख सकते हो। उसके अंदर आप लिख सकते हो फुली इंस्पायरेशन। ठीक है, तो ये 13-14 जो पॉइंट है ना वह आपको एग्ज़ाम में लिख के आना है। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और अपना जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करें। ठीक है, और ये जो नोट्स है वह आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल लिंक है वो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर एक नई टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।